अनिल झा साहब, उड़ानें तो रद्द कर दी गई हैं, लेकिन एक उड़ान हुई थी हेलीकॉप्टर में, ओली साहब को जाते हुए देखा गया था। कहां गए हैं, क्या कुछ खबर आ रही है उनके बारे में? नेपाली सेना उसका तो ये दायित्व होता है ना कि मान लिया जाए कोई प्राइम मिनिस्टर है, अभी नया प्राइम मिनिस्टर कोई बने भी नहीं है और वो आज 2-3 घंटे पहले तक तो प्राइम मिनिस्टर थे ही। तो अब उनको तो कहीं न कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। तो अब कहाँ लेकर के गए ये पता मुझे भी नहीं है, बहुत लोगों को नहीं है। तो लोग अटकलें लगा रहे हैं कि ओली साहब कहीं चीन तो नहीं चले गए। नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है देश के अंदर में ही होंगे। कोई जगह होगा तत्काल, और बाद में चीन या भारत कहीं जाने के लिए तो संबंधित देश का एग्रीमेंट चाहिए ना, एग्रीमेंट चाहिए, मतलब सॉरी उनकी स्वीकृति सहमति चाहिए, तब तो जाएंगे ना। तो भारत में तो बिना सहमति के भी जा सकते हैं, क्योंकि नेपाल भारत में कोई वीजा पासपोर्ट। भारत आना होता तो प्रधानमंत्री रहते, एक बार तो आते कम से कम। अब आप लोग जाने नहीं दिए तो क्या करेंगे बेचारे। तो ठीक है। सुशील सिंघल साहब, अब सवाल यह है कि जानकार ये भी मान रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में इस वक्त जो अस्थिरता है उसे देखते हुए भारत की क्या स्थिति होनी चाहिए, भारत का क्या रुख होना चाहिए, खासकर अभी नेपाल के प्रति? मेरे विचार से कि भारत को और नेपाल की तरफ हमें देखना पड़ेगा कि ये जो वहाँ स्थिति है वो हमारी तरफ ना आए, क्योंकि लोग जो भारत विरोधी हैं वो कोशिश करेंगे कि भारत की तरफ उंगली उठाई जाए, और इसमें भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। तो हमें बड़ी तरीके से इसमें उनको जो अगर उन्हें के लोगों को कोई सपोर्ट चाहिए समस्या को हल करने के लिए तो वो हमें देना चाहिए। लेकिन भारत केवल इस वक्त मेरे विचार से कोशिश ये करेगा कि जो वहाँ पर जो झगड़ा चल रहा है उसके जो उस तरह के कोई लोग भारत की तरफ ना आए, सिक्योरिटी को रखा जाए। आई थिंक इससे ज़्यादा भारत अभी मेरे ख्याल से कोई रोल नहीं प्ले करेगा। ठीक है रामकृपाल जी, क्या ये आग भारत तक आ सकती है, जैसा सुशील सिंघल आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ना आए तो अच्छा है? क्योंकि अगर जैसे अरविंद मोहन साहब इसका इंटरनेशनल कनेक्शन जोड़ रहे थे, अमेरिका, चीन, जो भी श्रीलंका में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वही उसी पैटर्न पर अब नेपाल में भी हम देख रहे हैं हिंसा फैल रही है। तो यहां क्या भारत की स्थिति, क्या भारत के की पॉलिटिकल मूवमेंट को कहीं ना कहीं वो बारूद और वो आग और वो चिंगारी लगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए अनुराग जी, भारत की अगर सचमुच में स्थिति आप देखें, जो आज की लीडरशिप है वो लीडरशिप ऐसी नहीं है कि वो नई पीढ़ी को, उसके आकांक्षा को, उसकी चीज़ों को समझती नहीं है, बल्कि वर्तमान जो लीडरशिप है उसका ये यूएसपी है कि वो यंग जनरेशन के बारे में जानती है। तो देखिए, एक भारत तो एक इस तरह का है भी नहीं जिस तरह के नेपाल की स्थितियां हुई थी, और उस तरह का डिसकंटेंट, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक टेस्ट लगातार चलता रहता है, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव के माध्यम से हो, लोकसभा के चुनाव के माध्यम से हो, जिसको भी हो, प्रतिरोध होता है। लेकिन प्रतिरोध को विद्रोह में बदलने का कोई ऐसा मौका भारत में मुझे लगता अभी नहीं है। हालांकि तमाम वो ताकतें पूरी कोशिश करेंगी। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के बाद किस तरह के कुछ नेताओं के बयान आए थे विपक्ष के कि भारत भी उसी राह पर जा रहा, फलाना। ये तो देखिए ये दिवा स्वप्न की तरह है। लेकिन मैं खुद ये बात को कह रहा हूँ कि अगर आज भी सर्वे, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है ना कि जमीनी सच्चाई और जो कुछ भी अभी हो रहा है, चाहे अभी लेटेस्ट देखिए जीएसटी का जो हुआ है, तो ये चीज़ें क्या होती है कि जनता को ये रियलाइज करना, ये बताना चाहिए कि हो सकता है कि हम बीमारी का इलाज 100% न कर पाए हों, लेकिन हम जो इलाज कर रहे हैं उसमें कोई हमारे मन में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप ठीक हो जाओ। तो जहाँ इस तरह की लोकतंत्र होता है, भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। और इस तरह का जैसा अरविंद भाई ने कहा कि छोटे देशों की ये जो प्रॉब्लम है ना, कि वहाँ क्या होता है कि लीडर तानाशाह बहुत जल्दी हो जाता है, और लोकतंत्र के आवरण में तानाशाही का व्यवहार। अभी ओली गए थे, जानते हैं, वहाँ चाइना में कहने लगे कि ये जो लिपू लेक दर्रे और भारत में व्यापार की बात चल रही है ये गड़बड़ है, हमारे बिना कैसे। तो उनको सी जी पिंग ने कहा, सुनिए, ये दो देशों का बाइलेटरल मामला है,
आपका होगा तो आप उनसे सुलझाइए। अब आप सोचिए उनके उछलने का कि वो चाइना भारत में जो चल रहा है उस पर कह रहे हैं तो हमारा है और फलाना है। मतलब मेरा ये कहना है कि अरे भाई, वही नौशाद की एक लाइन है कि बज़ में दुनिया संवारने वाले कभी घर की खबर तो ली होती, अगर घर की खबर ली होती तो आज हालत ना होती। ठीक है, शंभू शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शंभू शाह जी, आपका आकलन भी मैं जानना चाहूंगा कि नेपाल के इस वक्त के जो हालात हैं वहां पर जेनजीज की जो मांग थी, जिस तरीके के प्रदर्शनकारियों की डिमांड थी, वो लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए, सोशल मीडिया पर से वहां बैन हट चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं। अब भी वहां हिंसा का दौर जारी है। सवाल यह है कि आप किस तरीके के परिदृश्य में नेपाल को इस वक्त देख पा रहे हैं? ऐसा कि ये जो आंदोलन था, ये आप लोग कहीं कोई भी देखते हैं, सुनते हैं मीडिया से, कोई कहता अमेरिका इसमें है, कोई कहता है चाइना है, कोई क्या कहता है इसमें कुछ, इसमें किसी का हाथ नहीं है। इसमें हाथ सिर्फ जब से ये दो मुख्य दल नेपाली कांग्रेस और एनसीपी जब अलायंस होकर के सरकार बनाया, और उसी टाइम से जब प्रचंड प्राइम मिनिस्टर थे और गृह मंत्री आपको रवि लामी छाने थे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का, उन लोगों ने जो एक 5 बूंदे का जो उन लोगों ने ड्राफ्ट किए थे कि संविधान संशोधन करके ये करेंगे वो करेंगे करके, जो 5 बूंदे, 1 2 3 करके 5 बूंदे थे, संविधान संशोधन करके निर्वाचन प्रणाली को जो ठीक किया जाएगा, लगाए थे ऐसे 5 बूंदे थे, उसमें 1 बूंदा तक अभी तक नहीं हुआ। दूसरा बात, नेपाल में, हमारे देश में यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, जो बार बार संसद में विपक्षी दल का आवाज उठना, कांग्रेस जब सत्ता में थे तो एमाले उठाते थे, एमाले जब सत्ता में थे तो कांग्रेस उठाते थे, और कांग्रेस और एमाले जब सत्ता में अलायंस होकर जब सत्ता में हुए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बनाया गया, तब से ये बात कांग्रेस ने भी उठाना छोड़ दिया। कांग्रेस के तो युवा पुस्ता के जो एक जो बिलोंग करने वाले महामंत्री गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा, दोनों ने उठाना बंद कर दिया। जब इसका और रवि लामेछाने जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसको जब अंदर कर दिया, जेल में भेज दिया पूर्व पक्ष के लिए, आपको क्या कहते हैं सहकारी ठगी एक प्रकरण था, उसमें कांग्रेस का नेता भी बहुत था, एमएलए के नेता भी बहुत था, लेकिन एक आपको क्या कहते हैं रिवेंज का पॉलिटिक्स करके जैसे उसको अंदर कर दिया, तो सामाजिक संजाल वगैरह सब में बहुत उलझना सरकार को हो, और सरकार ये अपना क्या कहते हैं छुपाने के लिए सामाजिक संजाल बंद कर दिया, बैन कर दिया। और सरकार ने जो बैन किया और सामाजिक संजाल से, जैसे व्हाट्सएप से ग्रुप बनाकर, यहाँ पे बिजनेस इंस्टा से ग्रुप बना, तो का जेएनजी पुस्ता अपने जो घर परिवार चलाने के लिए, अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो कर रहे थे, वो सब चुप हो गया सब। और बेरोजगारी इतना नेपाल में है, फ्रस्ट्रेट इतना है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यही सब का एक जो विस्फोट होना था, आज न कल होना ही था, जो कल हुआ। और अभी जो सिचुएशन है, अभी जो इसका कहीं न कहीं कनेक्शन जो है जेएनजी पुस्ता को सब अपना आइडल बालन शाह को मानने जा रहा है। बालन शाह ने अभी एक ट्वीट करके सामाजिक संजाल पे लिखा है कि बालन शाह के हाथ में कमान आने के बाद शंभू शाह सब ठीक हो जाएगा क्या? अभी तो काठमांडू के मेयर हैं। अभी आकलन यही सुनिए, अभी आकलन यही किया जा रहा है, जिसने आंदोलन किया है वो किसी को नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है तो बालन शाह को सुन रहा है। और बालन शाह ने अपना फेसबुक पे अपना मैसेज भी एक डाला है कि जब तक ये संसद विघटन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, हम आर्मी से भी बात करेंगे करके बालन शाह ने एक फेसबुक पे अपना पोस्ट भी किया हुआ। तब देखिए क्या होता है अगले ये आंदोलन, जब तक बालन शाह कुछ नहीं कहता है तब तक ये आंदोलन रुकने वाले में नहीं है। अभी देखिए राष्ट्रपति जी ने जब काम चला, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को जब बोला कि काम चला, अगले प्रधानमंत्री जब तक शपथ नहीं लेंगे तब तक यही प्रधानमंत्री और यही मंत्रिपरिषद काम चला होगा। उसके बाद बालन शाह का ट्वीट आया, उसके बाद बालन शाह ने क्या कहते हैं आपको पोस्ट किया फेसबुक पे, और वो बोला जब तक संसद विघटन नहीं होगा तब तक ताजा जनादेश में हम लोग नहीं जाएंगे, आर्मी से तब हम बात करेंगे। मैं समझ गया आपका इशारा।